नारायण साईं के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला के पति पर 28 फरवरी को जानलेवा हमला हुआ था। सूरत पुलिस ने देश के अलग अलग शहरों से 8 हमलावरों को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि उनके हिट लिस्ट में ऐसे 6 लोग हैं जिन्होंने आशाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाही दी। मार्च में ऐसे 2 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ और फिर 23 मई को आशाराम के खिलाफ अहम गवाही वैद्य अमृत प्रजापति को दिन दहाड़े गोली मार दी। अमृत प्रजापति ने ही पंचेड़ बूटी का राज बताया था। 19 दिन तक मौत से लड़ते रहे अमृत प्रजापति ने आखिरकार दम तोड़ दिया। मरने से पहले उन्होंने पुलिस को अपने कातिलों के नाम लिखकर दिए, लेकिन अब तक उनमें से एक भी पकड़ा नहीं गया है। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि वैद्य अमृत प्रजापति के बाद क्या आशाराम के खिलाफ गवाही देने वाले 3 और लोगों की जान खतरे में है। वैद्य प्रजापति के हत्यारे आखिरकार कौन हैं? लड़कियां समझ लो कि 25-30 है उसके सामने, तो इसमें से वो जिस लड़की पर 4 से 5 टॉर्च लगाए, उसका मतलब वो एजेंट लोग समझ जाते हैं उनके कि इस लड़की को अब ध्यान के लिए तैयार करना है। ये ध्यान उनकी परिभाषा है, दुष्कर्म। ध्यान मतलब दुष्कर्म। रेप के आरोपी आसाराम के पुराने राजदार वैद्य अमृत प्रजापति ने आखिरकार दम तोड़ दिया। आसाराम के खिलाफ बेहद अहम गवाह अमृत प्रजापति को 23 मई को राजकोट में गोली मारी गई थी और अमृत प्रजापति ने तब पुलिस के सामने इकबालिया बयान में कहा था कि उन्हें आसाराम के चेलों ने गोली मारी है। श्री अमृत भाई प्रजापति के निधन का आज दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। उसको ध्यान में लेते हुए राजकोट बी डिवीजन के इस केस में, जिसकी तपास डीसीबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर निनामा कर रहे हैं, 302 का एडिशन किया जाएगा। उस केस में जो आरोपी इन्वॉल्व हो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको कड़क में कड़क सजा हो उसकी निनामा कर रहे हैं। 302 का एडिशन किया जाएगा। उस केस में जो आरोपी इन्वॉल्व हो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और उसको कड़क में कड़क सजा हो उसकी के लिए प्रयास करेंगे। अमृत प्रजापति की मौत के बाद पुलिस दावा कर रही है कि हत्यारों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वैद्य प्रजापति ने जिन 6 लोगों के नाम बताए थे उनमें से एक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। वैद्य अमृत प्रजापति की हत्या के पीछे आसाराम के चेलों का हाथ होने का शक बेवजह नहीं है। अमृत प्रजापति करीब 12 साल तक आसाराम के आयुर्वेद का कारोबार संभालने के बाद अलग हुए थे और तब से आसाराम के निशाने पर थे। नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम की गिरफ्तारी के बाद अमृत प्रजापति ने ही खुलासा किया था कि आसाराम ध्यान कुटिया में दुष्कर्म किया करते थे। आसाराम की पंचेड़ बूटी और सेक्स वर्धक दवाइयों के सेवन का खुलासा भी अमृत प्रजापति ने ही किया था। उनको रोज ये चाहिए ही था। हाँ, उसको उन्होंने पंचेड़ बूटी ऐसा कोडवर्ड रखा था। अब बड़ा सवाल ये है कि कहीं अमृत प्रजापति की हत्या इसलिए तो नहीं की गई कि आसाराम के खिलाफ बाकी गवाहों को डराया जा सके। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि अब तक आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले 3 और लोगों पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। सूरत 28 फरवरी 2014 नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति पर जानलेवा हमला। दिनों पहले जब मैं घर से ऑफिस जा रहा था तब मेरे पर पीछे से वार किया गया, चाकू से वार किया गया था और उनकी कोशिश यही थी कि मुझे जान से मारा जाए, क्योंकि पहले मेरे पीठ पर वार किया गया था, बाद में मुझे गले पर वार करने की कोशिश थी, हालांकि मैं झुक गया और जो वार था वो मेरे गाल पर लगा। 10 मार्च 2014 आसाराम के खिलाफ गवाह महिला के पति पर हमला। बाइक से जा रहा था, घर की ओर ही आ रहा था। घर से 200 मीटर के दूरी पे ही अचानक पीछे से कोई बाइक वाले आए। मेरे को तो पता नहीं बाइक वाले आए, मेरे को तो सिर पे जैसे जोर से चोट फटका मारा, मैं एकदम बेहोश होकर गिर गया। 16 मार्च 2014 आसाराम के खिलाफ गवाहों की मददगार पर एसिड अटैक। पुलिस अब तक सिर्फ सूरत की रेप पीड़िता के पति पर हमले के आरोपियों को ही गिरफ्तार कर पाई है।
उस केस में जो 8 आरोपी पकड़े गए वो सब के सब आसाराम और नारायण साईं के चेले हैं, जिनमें हरीश उर्फ प्रकाश सेन इंदौर से, किशोर बोट के पुणे से, चंद्रशेखर उर्फ किरण तलोई कर्नाटक के बीजापुर से, गोपाल उर्फ सुरेश खंडवा से, राकेश पटेल सूरत से, पंकज उर्फ अर्जुन किशन वीर चंदानी जोधपुर से पकड़ा गया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के पति पर जानलेवा हत्या के आरोप में पकड़े गए आसाराम के चेलों के पास उन लोगों के नामों की लिस्ट मिली जो आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ गवाह हैं। इस लिस्ट में जिनके नाम थे उनमें पीड़िता के पति, गवाहों के मददगार और वैद्य अमृत प्रजापति पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। हालात की गंभीरता देखते हुए अब सूरत पुलिस बाकी गवाहों की सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटी है। पुलिस ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया और जो भी इम्पोर्टेंट की विटनेस है उनको हम लोगों ने प्रोटेक्शन दिया हुआ है। जो सूरत में है उनको सूरत में, शहर राज्य के दूसरे शहरों में उनको वहाँ के पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करके वहाँ प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पुलिस का दावा है कि सभी गवाहों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि फिलहाल सबसे ज्यादा खतरा आसाराम के पूर्व सीए राहुल, पूर्व अंदर सेवक अजय कुमार और नारायण साईं के पूर्व पीए महेंद्र चावला पर है, क्योंकि अब तक उन्हीं लोगों पर कातिलाना हमले हुए हैं जो आसाराम के पुराने राजदार हैं। इस मामले के अंदर जो महत्वपूर्ण गवाह हैं उनकी सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है और राजस्थान सरकार भी इस बारे में सचेत है। और मैं जहां तक समझता हूं इस प्रोटेक्शन के अलावा और भी ज्यादा प्रोटेक्शन की आवश्यकता है इस प्रजापति के मामले को देखते हुए। फिलहाल आसाराम जोधपुर जेल में और नारायण साईं सूरत जेल में बंद हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आसाराम और नारायण साईं के चेलों को गवाहों पर हमले की सुपारी कौन दे रहा है? वो अपनी मर्जी से हमले कर रहे हैं या फिर इसके पीछे किसी और की साजिश है? जानकार मानते हैं कि आसाराम और नारायण साईं का नेटवर्क देश विदेश में फैला है, लिहाजा बेहतर यही होगा कि वैद्य अमृत प्रजापति की हत्या की जांच सीबीआई से कराई जाए। जोधपुर में ललित सिंह और सूरत में आनंद पाठक के साथ मयूर सोनी, राजकोट, इंडिया न्यूज। तो सवाल ये उठता है, कौन करा रहा है ये हमले? कौन करा रहा है गवाहों पर जानलेवा हमले? अमृत प्रजापति की मौत हो गई है, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है और डाइंग डिक्लेरेशन को एक पुख्ता सबूत माना जाता है और उसमें आसाराम के 6 चेलों का नाम लिया है जिनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इस कांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक राज्य नहीं कई राज्यों तक फैला हुआ है ये पूरा का पूरा नेटवर्क। इसी पर बड़ी बहस होगी और बड़ी बहस में मेरे साथ हैं आसाराम के समर्थक अखिलेश तिवारी, रेखा अग्रवाल जी वरिष्ठ वकील, महेंद्र चावला नारायण साईं के पूर्व पीए, आसाराम के पूर्व सेवक और सीए जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जान का खतरा इस वक्त है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनकी लोकेशन नहीं बताएंगे। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, डॉक्टर उदय धुरी प्रवक्ता हिंदू जागृति समिति, प्रमोद वर्मा नाबालिग पीड़िता के वकील और सतीश वाधवानी जो कि पूर्व ड्राइवर है नारायण साईं के, वो मेरे साथ मौजूद है। अवधेश जी, मेरा पहला सवाल, अमृत प्रजापति की सुपारी किसने दी? अब आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन का टीम हूँ। ये तो जो लोग नहीं, आप तो सब कुछ जानते हैं नारायण साईं और आसाराम के बारे में, आपको ये भी पता होगा। मैं अंतर्यामी हो जाऊंगा उस दिन अवश्य बता दूंगा, लेकिन आपको कम से कम अंतर्यामी तो आप इन दोनों के बारे में हैं। कम से ऐसा पिछले जब से डिस्कशन शुरू हुआ है तब से आप तो अंतर्यामी हैं इन दोनों के बारे में। मैं देखिए, हमारे 3 पक्ष थे हमेशा डिस्कशन में। पहला ये था, अमृत प्रजापति पर आने के पहले चूंकि आपने शुरुआत कर दी है मेरे पर हमले से, मेरे 3 पक्ष थे। पहला पक्ष ये था कि अगर किसी पर आरोप लगा है तो आरोप लगते ही मैं उसको अपराधी स्वीकार नहीं कर सकता हूं जब तक कि न्यायालय प्रमाणित नहीं कर दे। यहाँ किसी की हत्या हो गई है, ये विषय नहीं। आपने पहले कहा कि आप आसाराम वाले मामले में, तो इसीलिए दूसरा मेरा पक्ष ये था कि अगर जो हम दिखा रहे हैं कि वो उनके स्त्रियों के साथ संबंध थे, कुछ थे, अगर उसमें सच्चाई है तो वो चरित्रहीन हो सकते हैं, लेकिन अगर स्त्रियों की सहमति है वो पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन वो अपराधी मैं नहीं कहूंगा। और तीसरे सवाल, चूंकि कई चीजों पर आप आयुर्वेद पर कई चीजों पर उठाते थे तो उसका उत्तर मुझे देना पड़ता था, लेकिन मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति का
जो कि संत हो, उसके सूद पर पैसे लगते हो, उसका हवाला में चला जाए, या उसके लोग अगर पता नहीं किसने हत्या की अभी मैं नहीं जानता हूं, नहीं उन्होंने आशाराम के 6 चेलों पर आरोप लगाए हैं। डाइंग डिक्लेरेशन है, वही मैं कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई किसी भी साधु का, वो चेले हैं नहीं है, आसाराम जी ने उनको कहा है नहीं कहा है, लेकिन अगर आप अपने शिष्यों को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा पा रहे हैं, आपके शिष्य अगर जाकर के वाकई गोली मार रहे हैं, तो इसमें मतलब कोई कैसे समर्थन कर सकता है? सवाल तो ये है। इसलिए मेरे पक्ष को गलत तरीके से आप पेश मत करिए। मैं तो मतलब आप आज देश से माफी मांगेंगे क्योंकि आपने आशाराम का समर्थन किया था? आप देश से माफी मांगेंगे क्योंकि आपने आशाराम का समर्थन किया था अभी तक? नहीं, आशाराम का मैं कभी समर्थन नहीं किया। आपने आशाराम का समर्थन किया अभी तक? केवल इस बात आपने आशाराम का समर्थन किया अभी तक? आपको ये बात माननी होगी। नहीं, वो समर्थन आप उसको साधु संत एक ऐसा व्यक्ति बताते रहे जिसके फॉलोअर्स रहे हैं, जो शांति का पाठ पढ़ाता है। क्या अमृत प्रजापति का खून शांति का पाठ है? ना कहीं से शांति का पाठ नहीं है। ये बिल्कुल एक जघन्य अपराध है, किसी की भी हत्या। हमने संपूर्ण जीवन न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, नैतिकता के लिए संघर्ष किया है, आपको भी मालूम है। दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ शांति और अहिंसा पे। एक सेकंड मयंक चावला जी, लेकिन ये हत्या अगर हुई है, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कि एक आदमी जिसकी जान पर खतरा था, आखिर वो गवाह है किसी मामले में, उसकी हत्या हो गई, ये असाधारण घटना है भारत के लिए। ऐसा कैसे हो रहा है? गवाहों को संरक्षण मिलना ही चाहिए। लेकिन करवा कौन रहा है? क्योंकि उसने तो आरोप लगाया है डाइंग डिक्लेरेशन में कि आशाराम के चेले हैं। इस पे भी तो ध्यान देना होगा अवधेश कुमार जी। कहा है कि सीबीआई जांच कराओ, कई राज्यों में मामला चल रहा है, तो मैं आज इसका समर्थन करता हूं कि अगर ये मामले कई राज्यों के हैं, अगर पुलिस इसको एक राज्य की नहीं संभाल पा रही है, ये इशू बड़ा है, देन आई सपोर्ट इट। कि अगर इस प्रकार से हो रहा है, किसी के कारण हो रहा है, तो उसमें सीबीआई जांच में कोई समस्या नहीं है। महेंद्र चावला या कोई किसी का अधिकार है विरोध करने का, मेरी असहमति हो सकती है इनसे, इनको अधिकार है वहां जाके गवाही देने का, लेकिन अगर धमकी और हत्या होती है तो मेरे जैसा आदमी कैसे इसका समर्थन कर सकता है कि आप उस पाले में मुझे खड़ा करते हैं? आप उस पाले में। महेंद्र चावला जी, क्या आपको लगता है कि दूसरे गवाहों के साथ भी इस तरह का हो सकता है, क्योंकि वहां पर एक हिट लिस्ट बनी हुई है? देखिए, दूसरे गवाहों के ऊपर बिल्कुल जानलेवा हमले हो सकते हैं, और अभी थोड़े टाइम पहले राहुल पे भी, वहां पे लखनऊ या कहीं पे भी उनके साथ भी ऐसी घटना हुई थी। मुझे कई बार धमकियां मिली हैं। दूसरे जो गवाह हैं, सबके नाम यहां पर नहीं लेता हूं, सब लोगों को अपने अपने ढंग से धमकियां दी गई हैं, और सब जितने भी गवाह हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है। वो सबके सब लोगों को जान का खतरा है। जैसे दाऊद भारत के बाहर बैठकर भारत में अपना आतंकवाद और उग्रवाद फैला रहा है, उसी तरीके से आसाराम और नारायण जेल में बैठकर अपने गैंग को जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें मुख्य भूमिका आसाराम की बेटी जो भारती है, वो जेल से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करती है, और भारती फिर आगे जो है उस इंस्ट्रक्शन को, उसको कैसे लागू करना है, वो फिर आसाराम के चेलों को आगे देती है, और इस तरीके से पूरा कार्य जो है, पूरा नेटवर्क जो है वो काम करता है। बताइए अवधेश जी, ये नेटवर्क है। ये तो इनका आरोप है, इसलिए वो उसकी जांच पुलिस करेगी। मैं इसको, ये इतना मूर्ख है उनके परिवार नहीं है, नहीं, ये आरोप ही है। देखिए, ये आपका आरोप ही है कि उसकी बेटी कर रही है। मैं बेटी आरोप नहीं, वो तो कह रहा हूं पुख्ता जानकारी है। पुख्ता है तो वो पुलिस को बताएंगे, ये आरोप है। लेकिन अगर इतने मूर्ख हैं आसाराम के परिवार के लोग कि ऐसे कर रहे हैं, तो फिर तो उनको भगवान भी नहीं बचा सकता है। वो लड़की पढ़ी लिखी है, उसका जितना मैंने सुना है, कम से कम इतनी मूर्ख नहीं होगी कि केस के फैसले के पहले वो इस ढंग से पूरा अंडरवर्ल्ड की तरह करा के और सबकी हत्या कराए। क्योंकि इस समय कोई भी अगर मरता है, मारा जाता है, तो सीधा आरोप उसी पर जाएगा कि भाई चूंकि ये गवाह है, उस पर खतरा है, उसको धमकी मिली है, इन्होंने ही कराया, तो बुरी तरह फंसेगा। क्या उनकी बेटी इतनी मूर्ख है पढ़ी लिखी होकर के? इसलिए आप जो कह रहे हैं, लोगों पर हमले हो चुके हैं अवधेश जी, 3 2 पति 10 पर हो सकते हैं। लोगों पर हमले हो चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि 3 लोगों पर हमले, 10 लोगों पर हो सकता है। इसलिए कि जब उन्माद मन में आता है ना, किसी का इस प्रकार के शिष्य होते हैं आजकल साधुओं के, जिनको कि खुद अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अब ये कहें कि उसकी बेटी को मैं अपराधी कह दूं, तो वो उनका काम है, उनको अपनी बात रखें। बेटी भी बेल पर है, बेटी भी बेल पर है, भूलिए मत आप। नहीं, बेटी पर लेकिन ये आरोप नहीं है, बेटी दूसरे मामले में है।
बेटी पर वो भी सहयोग करती थी, वो सहयोग करती थी। यही आरोप है। हाँ, तो उसको मैं नहीं मान सकता। यही आरोप है बेटी मैं पर। इसको नहीं मान सकता हूँ। कोई भी बेटी और कोई भी पत्नी किसी के सेक्स की संतुष्टि के लिए उसको सहयोग करती होगी, जो उस पर आरोप है वो तो दुनिया में किसी का भी हो, तो मैं नहीं मानूंगा। उदय धुरी, ऐसे लोगों को क्या हिंदू धर्म का प्रवक्ता कहा जा सकता है? दीपक जी, सर्वप्रथम तो मैं बात ये कहना चाहूंगा, तो ये जो कौन बोल रहे हैं ना, अभी मुझे नाम नहीं मालूम है, उन्होंने दाऊद और इसका उदाहरण देके घटिया काम किया है। आपके चैनल का उपयोग वो इतना घटिया ढंग से कर रहे हैं कि सर्वप्रथम मैं उनका निषेध करता हूं। दीपक जी, अश्लील भाषा का प्रयोग न करे। परम पूज्य आसाराम जी बापू करोड़ों भक्तों के श्रद्धा स्थान है, पहले उन्होंने अपने शब्द वापस ले। दाऊद और इसकी उपमा उन्होंने दिए है, वो पहले प्रथम निषेध करता हूं मैं। ये ऐसा नहीं होता। आप अभी बोल नहीं रहे ऐसा, वो बात आप कहने, आपके स्टूडियो में ऐसा उपयोग कर रहे हैं, इससे ज्यादा लांछनास्पद और पत्रकारिता में घिनौनी हरकत कोई भी नहीं कर सकता है। नहीं, आप हमको पत्रकारिता मत सिखाइए। जिसको आप परम पूज्य बापू कह रहे हैं, उदय धुरी जी, जिसको आप परम पूज्य बापू कह रहे हैं, वो रेप के आरोप में जेल में है। वो आप जैसे कुछ गिने मैं जवाब देना चाहूंगा दीपक जी इस बात का। वास्तव में परम पूज्य नहीं है आशाराम। बोलिए महेंद्र चावला जी। मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा दीपक जी। देख रहा हूँ आपकी हरकतों को भी मैं देख रहा हूँ। हिंदू धर्म का आप नाता जोड़कर इतना बड़ा अपमान आपके चैनल पर से अभी हो रहा है, उसको मैंने कहा 2 शब्द में निषेध करने के लिए कहा, तो भी आप नहीं कर सकते। ये गलत दिशा में मत ले जाइए। लोगों की श्रद्धा है। देखिए, मेरा भी इनसे मतभेद है बिंदु पर। सुनिए, मेरा भी मतभेद है। हम सब लोग हिंदू हैं, उस होने पर गर्व है। नहीं, उदय धुरी जी, इसको हिंदू धर्म से मत जोड़िए ना, पार्टिकुलर पर्सन पर बात हो रही है। कुछ भी नहीं है उनका, अभी तक कुछ भी आगे। लेकिन आप बिल्कुल चैनल को और पत्रकार को कहेंगे कि हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो मैं आपसे सहमत कतई नहीं हो सकता हूँ। उछलना शुरू कर दिया। ये कौन सी ज्यादती है? ये कौन सा चैनल है? ये चैनल का कुछ मुख्य नेटवर्क है, इस चैनल पर कुछ पाबंदी ला दी? ऐसा नहीं होता है। उदय धुरी जी, अब तक जितने हमलावरों को पकड़ा गया है वो बापू के चेले हैं, आपको पता है क्या? अब तक जितने हमलावरों को पकड़ा गया है वो बापू के चेले हैं। खटला दायर होना है। दीपक जी, आप पत्रकार है, उन पर अभी न्यायालय में खटला दायर होना है। खटला दायर होने से पहले आप खुद को न्यायाधीश समझते हैं? ये कितनी घिनौनी बात है। 1000 पेजेस की चार्जशीट उन पर दाखिल हो चुकी है। किस तरह की हरकतें करते हैं? 1000 पेजेस की चार्जशीट उन पर। खटला दायर होने से पहले आप खुद को न्यायाधीश समझते हैं? ये कितनी घिनौनी बात है। 1000 पेजेस की चार्जशीट उन पर दाखिल हो चुकी है। किस तरह की हरकतें करते हैं? 1000 पेजेस की चार्जशीट उन पर दाखिल हो चुकी है आसाराम पर, आपको पता है क्या? अरे 1000 क्या 2000 क्या, लेकिन आप न्यायाधीश है क्या? आप तो सादे हवालदार भी नहीं है, आप तो खुद जज बन गए हैं। आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं, कुछ भी आरोप पकते जा रहे हैं, कुछ भी अश्लीलता पूर्वक संभाषण कर रहे हैं। इतनी घिनौनी हरकत आपके चैनल से हो रही है, ये सहन नहीं होता है। हिंदू जागरण समिति के जो है, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल महेंद्र चावला जी, दीजिए जवाब। देखिए, ये हिंदू धर्म का रक्षण कर रही है। मैं हिंदू हूं, मैं भी हिंदू सम्मान करता हूं हिंदू धर्म का। लेकिन आसाराम आश्रम से एक पुस्तक निकलती है गुरु गीता, उसमें आसाराम ने क्या लिखा है कि गुरु की निंदा करने वाले की जीवा काट देनी चाहिए। अगर जीवा काटने में समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। अरे ऐसा हिंदू धर्म तो हमेशा जो है सर्वधर्म सर्वभाव का संदेश देता है। ये आसाराम की पुस्तक है जो लोगों की जीवा काटने का, जो हिंसा का संदेश देती है। हिंदू धर्म हमेशा शांति का संदेश देता है, आसाराम जीवा काटने का संदेश देता है। मध्यमा पश्यन्ति परा, इसमें आपको जो विकृति आती है गुरु के शब्द निंदा की, जो है मध्यमा पश्यन्ति परा, ये जीवाचार वाणियां होती है। उदय धुरी जी, भावार्थ के रूप में होती है। उदय धुरी जी, आपको पता है आसाराम पर क्या आरोप लगा है? ज्ञान मत बांटे इधर। उदय धुरी जी, आपको पता है आसाराम पर क्या आरोप लगा है? आप अपमान कर रहे हैं, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपका अपमान हम नहीं सहन करेंगे। आपने दाऊद शब्द का इस्तेमाल किया, आपने जो गुंडो शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको मैंने कहा आप निषेध क्यों नहीं करते उनको चुप क्यों नहीं करते? भाई, जो दूसरों पे हमला करवाए उसको क्या कहते हैं? जो दूसरों की जान का दुश्मन बने उसको क्या कहते हैं? संयम की जरूरत है। जिसके ऊपर रेप का आरोप लगा उसको क्या कहते हैं? अभी तक उदय धुरी जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ।
जी को श्रद्धांजलि का दिन है और कुछ भी पुलिस के माध्यम से कुछ भी प्रकटीकरण नहीं हुआ है, आपने कुछ भी चार्जशीट भी फाइल नहीं हुए, कुछ भी नहीं है, तो भी आप शुरू हो गए। 6 चेलों के ऊपर आरोप है, 6 चेलों के ऊपर डाइंग डिक्लेरेशन है, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे उनकी भी न्यायालय में तो जाना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं है, पुलिस ने जो बनाया सत्य है नहीं है, उसका भी आप कुछ भी बनाया मसला हमने सभी जगह देखा है। रेखा जी, डाइंग डिक्लेरेशन का क्या महत्व होता है, बता दीजिए। डाइंग डिक्लेरेशन वो स्टेटमेंट होता है जो कोई भी व्यक्ति मरने के बिल्कुल पहले देता है और उसको कोर्ट के अंदर बिल्कुल एक पुख्ता सबूत की तरह लिया जाता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि जो व्यक्ति मरने वाला है या जिसको ये एहसास है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस समय ये उम्मीद करी जाती है कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगा, जो भी वो बोलेगा वो बिल्कुल सच बोलेगा। तो डाइंग डिक्लेरेशन की सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी ऐसी जजमेंट्स हैं जिन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन को बहुत ऊंचे सबूत की जो तवज्जो उसको दे रखी है। कोई भी स्टेटमेंट जो कंप्लेनेंट देता है या इस केस के अंदर जैसे ये डिसीज्ड है अमृत प्रजापति, इन्होंने अगर मरने के समय इनके ऊपर तो पहले वार हुआ था, जानलेवा घातक वार हुआ था, उसके बाद में अगर उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया और कि मेरे को इस व्यक्ति के ऊपर शक है और उस अल्टीमेटली उस व्यक्ति की 6 लोगों का नाम लिया और आखिर में आशाराम के चेले जी, और अगर उनका बाद में उनका उस घातक हमले की वजह से अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो बयान देते हैं वो एक बयान जो है कोर्ट उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। और ट्रायल के समय के ऊपर जब एविडेंस होएगा, जब कोर्ट के अंदर इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद में पुलिस चार्जशीट पेश करेंगे और जब एक ट्रायल स्टार्ट होगी केस के अंदर, ये जो सेशंस जज के सामने होगी क्योंकि ये दफा 302 का मुकदमा बन जाएगा। और उसके बाद के अंदर ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है पुलिस जो है इसको रिलाई करेगी। ये जो एक एविडेंस होगा ये ऐसा होगा जो पुलिस पेश करेगी अपनी तरफ से कि देखिए ये जो 6 व्यक्ति जिनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई थी और कहा था कि मुझे पूरा का पूरा शक भी नहीं, मुझे विश्वास है कि इन 6 लोगों ने मेरे ऊपर ये घातक हमला किया, तो उनके ऊपर ये नामजद एफआईआर होगी इन 6 लोगों के नाम लेने के बाद में। और उसके बाद में जब ट्रायल के अंदर पुलिस इसके ऊपर ही अपना केस जो है उसको बेस करेंगी कि हमारे केस का जो आधार क्या है, इस चार्जशीट को सत्य साबित करने के लिए, इसको अपनी उच्चतम डेस्टिनी के ऊपर ले जाने के लिए पुलिस के ऊपर यही एक बालिया बयान होगा जिसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। और इसको उंगली जब ऑफ कोर्स इसके अंदर जो डिफेंस होगी वो 6 व्यक्ति जो होंगे इसके अंदर बहुत तरह की नुक्ताचीनी करेंगे। अमृत जो प्रजापति है उनकी जो लाइफस्टाइल थी या जो उनका बैकग्राउंड था, उनका कैरेक्टर है, उसके ऊपर भी उंगलियां उठाएंगे और कहेंगे कि भाई ये तो ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था, ऐसा था वैसा था, ये व्यक्ति तो पहले ही अपने जीवन काल के अंदर बहुत रिलायबल व्यक्ति नहीं था। उसकी पूरी जो है वो उसकी जो कब्र खोदने की कोशिश करेंगे। परंतु कोर्ट की दृष्टि के अंदर जब ये मामला आगे चलेगा तो डाइंग डिक्लेरेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, ये सोच के कि ये जो व्यक्ति जो मरने वाला है उस समय जब उसको पता है कि मेरा अंत हो गया है, वो बिना किसी द्वेष से, बिना किसी लालच से अपना बयान देता है और इसको सच माना जाना चाहिए। ये नहीं कि उसकी डाइंग डिक्लेरेशन, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी ऐड कर दूं, ऐसा नहीं कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो 100% फुल प्रूफ है। ऐसे भी उदाहरण होते हैं जहाँ पे कई बार कोई व्यक्ति मरते समय अपना कोई डिक्लेरेशन दे देता है, हो सकता है कि वो उस समय होश में नहीं हो, होशो आवाज के अंदर नहीं हो सकता है उसके ऊपर कोई तरह का प्रलोभन दिया गया हो, कोई डर हो, या वो कोई गलत फहमी से भी दे रहा हो। कई बार ये भी होता है कि डाइंग डिक्लेरेशन जो व्यक्ति दे रहा है जो उस समय इस हालत के अंदर है कि उसको पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि उसको कोई तरह का वहम हो। अब जिस केस के अंदर हो सकता है कि अमृत प्रजापति को ये एक तरह का एक फियर साइकोसिस हो, एक कॉम्प्लेक्स हो, एक फोबिया हो कि मेरे पीछे ये आसाराम के जो सेवक हैं, जो फॉलोअर्स हैं, ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, शायद यही मेरे को मरवाना चाहते हैं। ये एक वहम भी हो सकता है, एक सत्य भी हो सकता है। तो इन सारी बातों को कोर्ट जब करती है, ऐसा नहीं कि डाइंग डिक्लेरेशन 100% फुल प्रूफ है, ऐसा नहीं है। उसको एक एविडेंस के बतौर लिया जाएगा, हाँ, पर उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो क्वालिटी है वो उच्चतम समझी जाएगी, क्योंकि मरते समय ये अपेक्षा करी जाती है कि जो व्यक्ति अपने आप को समझता है कि हाँ मैं मरने वाला हूं, उसको पूछा जाता है मरने के समय आपको कुछ कहना तो नहीं है, अगर वो उस समय कुछ कहता है तो ये कोर्ट विश्वास करती है
कि इसने जो बोला होगा इस व्यक्ति ने वो सच ही बोला होगा। जी, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ दूं कि ये कोई एक इकलौता आइसोलेटेड केस नहीं है। इसके अलावा 2 और गवाह हैं जिन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। तीसरे गवाह अमृत प्रजापति हैं जो भी है, 8वां हमला है। जी हाँ, तीसरे गवाह अमृत प्रजापति हैं जो सबसे क्रूशियल गवाह थे। उनको इस तरीके से गोली मारी गई है कि वो अपनी जान भी नहीं बचा पाए। इससे पहले जिन 2 लड़कियों ने नारायण साईं के खिलाफ शिकायत की थी, उनके दोनों के पतियों पर हमले हो चुके हैं। अवधेश जी, आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, देखिए उसका मर्डर हो चुका है, वो आदमी, ये तो बात साफ है कि उसको किसी ने मारा है। जी, उसने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है। तो मैं भी चूंकि लॉ का छात्र रहा हूं, मुझे भी इतना आइडिया है कि इसको उच्चतम मानते हैं। जनरल गवाह से इसको ज्यादा वैल्यू देंगे, इतना तक तय है। लेकिन इसको अंतिम प्रमाण, मेरा कहना यह है कि क्या अगर वो 5 या 6 आसाराम के शिष्यों का नाम लेता है और उसमें आसाराम या नारायण साईं का नाम उन्होंने नहीं लिया है, तब क्या उनकी ओर उंगली उठेगी या फिर न्यायालय उनकी छानबीन करने की कोशिश करेगी बिना नाम लिए हुए? बिल्कुल बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये जो 6 व्यक्ति हैं, अगर ये पकड़े जाते हैं और उसके बाद में जब उनकी इंटेरोगेशन होती है और अगर वो ये कहते हैं कि देखिए हमने किसके कहने के ऊपर करी थी, जैसे दीपक जी ने भी पूछा था कि उनकी सुपारी किसने दी, अमृत प्रजापति की किसने सुपारी दी, तो ये जो 6 व्यक्ति हैं इनको ऑब्वियसली जब इनके ऊपर इंटेरोगेशन होगी, पुलिस तफ्तीश करेगी, तो वो बताएंगे अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि वो जाके कहेंगे कि हाँ हमने अपनी मर्जी से किया, हमारा कोई पर्सनल उस अमृत प्रजापति की तरफ कोई द्वेष भावना थी। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर के 6 के 6 इकट्ठे हो जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा भी इनके ऊपर दर्ज होगा कि षड्यंत्र करा और किसके पीछे षड्यंत्र किया। क्या इनकी कोई निजी कोई भावना थी, निजी झगड़े की वजह से किया? 102 एब्सोल्युटली। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक आपराधिक षड्यंत्र, बिल्कुल 120 दफा 120 जो है सेक्शन 120 इंडियन पीनल कोड के तहत कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज सेक्शन 34 भी जोड़ा जाएगा कि कॉमन इंटेंशन के साथ में इन 6 व्यक्तियों ने प्लान किया। एक मेंसरिया था जिसको कहते हैं कि एक थिंकिंग थी, एक इंटेंशन थी। मेंसरिया का मतलब होता है इंटेंशन। तो इन कॉमन इंटेंशन से इन 6 व्यक्तियों ने एक षड्यंत्र रचा। और वो किस लिए रचा? आखिर इसके अंदर वजह, जो जब इंटेरोगेशन होगी वजह ढूंढी जाएगी कि वजह क्या थी, क्या कोई पर्सनल रीजन था? इतना ही जानना चाह रहा था कि एक और मुकदमा, एक और सेक्शन ऐड करा जाएगा, एक और दफा ऐड करेगा के तहत जो है ये पुलिस जो है दर्ज अभी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। मैं केवल इतना ही पर समझना चाह रहा था। बिल्कुल, तो सीधे चलते हैं हम पीड़िता के वकील के पास। प्रमोद वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप सीबीआई जांच की डिमांड करेंगे, क्योंकि गवाहों की सुरक्षा बिल्कुल ना के बराबर है? ना के बराबर क्या है ही नहीं दीपक जी, ना के बराबर से होते हैं, हल्की फुल्की हो, है ही नहीं बिल्कुल भी। पीड़िता के जो पैरवी के लिए यहाँ जोधपुर में आज 2 महीने से है, उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। हालांकि जोधपुर पुलिस ने उनकी सेफ्टी के लिए गार्ड दे रखा है, परंतु वो सारी सेफ्टी सफिशिएंट नहीं कही जा सकती। और अब इन सर्कमस्टांसेस में जहां पर कि ये सामने आ रहा है कि गवान को गोली मारी जा रही है, गवान को तंग किया जा रहा है, किसी पे मोटर चलाई जा रही है, किसी को और तरीके से जो उसमें जान का हमला उस पर किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वास्तव में इसके लिए सेफ्टी के लिए और भी प्रिकॉशंस अपेक्षित हैं। हमने इसके बारे में रिपोर्ट भी कर रखी है। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आशाराम के शिष्य लोग जो हरियाणा में जो पीड़िता के रिश्तेदार रहते हैं, उन पे जाकर के वो प्रेशर बना रहे हैं कि आप इसकी पंचायती करेंगे, 500 लोग आकर के हम आपके यहाँ बैठ जाएंगे, आप इस पंचायती के अंदर हम कोई भी खाप का जो नतीजा हुआ करता है उस तरह हम जजमेंट देंगे और आप अपने इस रिश्तेदार से ये मामला निपटवाओ। तो इस तरह के प्रेशर की बात जो हो रही है वो बगैर किसी मुलजिम के कन्वेंस के नहीं हो सकती। इसके अलावा मैं जो खास बात कहना चाहता हूं कि जब कोई गवाह मुलजिम के कहने से नहीं मानता है, उसकी बात को स्वीकार नहीं करता है, तब उसके सीधा दिमाग में एक बात आती है कि इस गवाह को खत्म ही कर दिया जाए। और मैं जहां तक समझता हूं प्रजापति जो है वो इनकी बातों में कभी भी इनकी बात मानने को तैयार नहीं था, सत्य बात कहने के लिए अदालत के अंदर तैयार था। और वो चूंकि इनकी बात नहीं मान रहा था, इनके कहने के माफिक बयान बदलने को तैयार नहीं था, तब ये सारी बात जो की गई है और उस पर हमला किया गया है।
तो सारी सर्कमस्टांसेस देखी जाएंगी और इन सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि ये वास्तव में ये घटना क्यों घटित हुई है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ इस जोधपुर के अंदर जब ये आशाराम आयुर्वेद कॉलेज के अंदर भर्ती थे, उस समय एक व्यक्ति रामचंदानी को पुलिस ने पकड़ा है, गुजरात पुलिस ने, जो कि वहां एक केस में मुलजिम है। तो वो सब इनसे कंसल्ट करने के लिए बराबर प्रयास कर रहे हैं और इनके अपने साधकों के जरिए इनके बड़े आपस में कंसल्टेशन होता है और स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है। उसके तहत फिर बाद में एक्शन लिया जाता है। ये मेरी समझ में आ रहा है। जहां तक गवाह की सेफ्टी का सवाल है, गवाह की सेफ्टी जब तक बयान नहीं हो जाए और बयान होने के बाद में फैसला नहीं हो जाए, तब तक उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है। और इसके लिए वैसे राज्य सरकार ने या जोधपुर पुलिस ने तो इसमें इंतजाम कर रखा है, वो पर्याप्त नहीं किए जा सकते उसको। और खास दिक्कत जो आ रही है गवाह को, वो ठहरने के बारे में आ रही है। आज 2 महीने से पीड़िता के बयान चल रहे हैं, यानी इतने लंबे बयान किसी भी केस में आपने होते नहीं देखे होंगे। परंतु 5-5 मुलजिम है, 5-5 मुलजिमान के वकील जिस ढंग से लंबी लंबी जिरे कर रहे हैं और कानून को उसमें हम बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं, इसके बावजूद भी वो जेरें लंबी हो रही है। आज 2 महीने से लगातार वो पीड़िता यहीं बैठी है। तो उसको भी किस ढंग से, किस परेशानी में, किस मानसिक दबाव में और किस डर में यहाँ टाइम बिताना पड़ रहा है, ये वही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। फिर जब पीड़िता वहां आती है तब उसको उनके जो दर्शक हैं, साधक जो हैं, वो तरह तरह के उस पर कमेंट्स करने की कोशिश करते हैं। वो तो पुलिस अपनी सेफ्टी इस ढंग से रखती है कि उसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। परंतु ये सब बात जो हो रही है, इसमें कहीं न कहीं सेफ्टी और सिक्योरिटी की आवश्यकता है और ज्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी की आवश्यकता है। ये इसमें सोचना चाहिए। इसके अलावा हमने एक रिपोर्ट भी कर रखी है कि बार बार जेल से इनको आयुर्वेद अस्पताल में क्यों भर्ती कराया जा रहा है। एक तो इन्होंने ब्लड का सैंपल देने से मना कर दिया कि मैं तो अपना खून का नमूना ही नहीं दूंगा। बीमार हो रहा है, अपने आप को बीमार बता रहे हैं और ब्लड का सैंपल नहीं देना चाहते हैं और आयुर्वेद में जाकर के शिरोधारा वाला अपना कार्यक्रम करते हैं। वो सारा पर्पज वहां जो स्टिंग ऑपरेशन पहले हुआ है, उसमें ये बात सामने आ गई है कि वो बिल्कुल सही सलामत है और वहां सिर्फ अपने जेल में जो दिक्कत आ रही है उससे बचने के लिए वहां उन्होंने आयुर्वेद के अंदर हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। और अब उसके बाद में जब उन्होंने पेशियों पे आना भी बंद कर दिया। लेकिन मामला है वकील साहब, अगर कोर्ट छूट दे रही है ना, ये पेशी पे नहीं आते हैं। और वकील साहब, ये तो न्यायालय के आदेश से वो जाते हैं ना, तो कानून में लिमिटेशन में दे रही है। तो इसलिए ये तो ये बात मैं दूसरा मैं ये समझ एक देश ये सवाल जानना चाहता। अवधेश जी, जो प्रमोद वर्मा जी ने कहा, आप वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कानून का सहारा लेके आसाराम हो या कोई भी व्यक्ति हो, बार बार अपने अवधेश जी, जो प्रमोद वर्मा जी ने कहा, आप वो यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से कानून का सहारा लेके आसाराम हो या कोई भी व्यक्ति हो, बार बार अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के बहाने बना के कि मेरे को ये इलाज सही नहीं है, मेरे को तो ये इलाज कराना है। एक आसाराम ही नहीं, जितने भी व्यक्ति जो अंदर जेल में होते, कैदी होते, कोई न कोई इस तरह का ड्रामा करते हैं। लेकिन जो अमृत प्रजापति पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अमृत प्रजापति इस केस में मुख्य गवाह नहीं था, जैसे मैं समझा। अवधेश जी, आप ये भी समझने की कोशिश करो कि उस बच्ची के साथ क्या गुजर रही है 2 महीने से। नहीं, जब आप ये समझने तो हमारे न्यायालय ये न्यायिक प्रक्रिया पूछताछ उस बच्ची के साथ। सतीश वाधवानी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश वाधवानी, मैं उस पर भी आऊंगा। बच्ची के लिए कोई सिंपैथी नहीं आपके पास। हाँ, सतीश वाधवानी बोलिए। देखिए सर, मैं एकदम डरा हुआ हूँ, भयभीत हूँ। आज मैं रो रहा हूँ, आपके चेहरे के सामने गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन मुझको आज तक किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं हुई सर। मेरे परिवार को मुझे बार बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि साहब आपको सुरक्षा प्रदान होगी। ये आप देख सकते हैं कि मुझे सूरत पुलिस से लेटर आया हुआ है, इंदौर के पुलिस वालों को लेटर आया हुआ था, लेकिन किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं हुई सर। मैं क्या करूं सर, मैं इतना परेशान हो गया हूँ। घर से भयभीत रहता हूँ, घर से दूर रहता हूँ, खाना नहीं खा पा रहा हूँ सर मैं तो। नहीं तो सतीश, आपको क्या, आपको कोई धमकियां मिली है क्या? ये स्थिति होती है
नहीं सर, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं मिली है सर, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी गई है। सिर्फ झूठा आश्वासन देती है मुझको गुजरात पुलिस कि हम आपको लेटर भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भी केवल असहाय रह गई है सर, किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं हो रही सर, किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं हो रही। आपको धमकी मिली है कोई? आपको धमकियां मिली है कोई? आपने सूरत जाकर सूरत पुलिस के होगा? नहीं, आपने सतीश वाधवानी जी सूरत पुलिस को बहुत कोऑपरेट किया है, आपने मध्य प्रदेश पुलिस को बहुत कोऑपरेट किया है, आप उनके साथ विभिन्न आश्रमों में गए हैं, आपने क्या क्या नारायण साईं करता था ये बताया है, आपने सब कुछ किया है ना। तो तब आपने पुलिस से कहा था कि मुझे सुरक्षा देना जी, लेकिन सर उसके बाद क्या आपको धमकियां भी मिली? जी सर, मैंने भी कहा था और उन्होंने मुझसे वादा भी करा था कि आपके जी सर, उसके बाद मुझे धमकियां भी मिली, मुझ पर झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन सर पुलिस वाले मुझे कोई सहयोग नहीं कर रहे सर। यहाँ पर मध्य प्रदेश में इंदौर मुझे किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे। आज भी सर मुझे धमकियां मिल रही है सर। कौन दे रहा है धमकियां आपको? सर चिंटू नामक का व्यक्ति है जिसने मुझे फोन में धमकी दी, और कई लोग मुझे ऑफर देने की बात करते कि आप इतने करोड़ रुपए ले लो और बयान से पलट जाओ। सर मैंने सर पे कफन मान दिया कि सच का साथ दिया, ये दूंगा चाहे जीव चाहे मरूं, लेकिन मैं सच के साथ रहूंगा, आपके साथ रहूंगा सर मैं। नहीं सतीश, तो आपने क्या मध्य प्रदेश पुलिस से इस बारे में कोई बात की? वहां के एसएसपी से, डीआईजी से, डीजी से बात करी? जी सर, मैं सर 3-4 बार सर होके भी आया हूँ, डीआईजी साहब के पास होके आया हूँ, आईजी साहब के पास होके आया हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे आश्वासन दिया जाता है कि सर आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान नहीं करी है सर आज तक मुझको। आज तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किया। अवधेश जी क्या बोलेंगे आप? नहीं, ये तो पुलिस का अपना भी एस्टिमेशन होता है, एनालिसिस होता है कि कितना इस पर खड़ा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भय है तो उसको भय रहित करना मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी हो, मैं यह कहूंगा। लेकिन दीपक जी, बहुत सारे जो है ना, एक फियर साइकोसिस भी पैदा हो गई है। एक आदमी की हत्या हो गई तो जितने लोग गवाह होंगे ना, 3 लोगों उस सबके अंदर एक भय, 2 पर हमले भी हो गए, 2 पर हमले भी हो गए, 1 की हत्या हो गई। नहीं, लेकिन ये प्लान्ड वे में हो रही होगी ना, ये अभी तक पुलिस भी नहीं कह रही है कि बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से एक जगह से करके हो रहा है, ये पुलिस भी नहीं कह रही है अभी तक। और पुलिस भी कह रही है। अवधेश जी, आपको क्या पता पुलिस नहीं कह रही है? ये प्लान्ड वे में हो रही है, ये पुलिस भी कह रही है। नहीं, अगर हम मेरी जितनी जानकारी आज आपके यहाँ, आज मैंने इसकी छानबीन करने की कोशिश की, जितनी समझ में आई है उसमें तो इतना ही है कि अगर अमृत प्रजापति की हत्या हुई है तो ये पुलिस का फेल्योर है, उनको सुरक्षा देना था। लेकिन जब तक मैं इस मामले में भी, इसने नाम दिया, उसका इन्वेस्टिगेशन होने दे, लेकिन जहां तक ये वाधवानी का प्रश्न है, ये पुलिस एनालाइज करेगी ना कि इनको सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, किसको सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है। जब इनको नारायण साईं के आश्रम में ले जाना था, जब इनसे कच्चा चिट्ठा और उगलवाना था, तब इनकी जरूरत थी। आज जब सुरक्षा की बात आई तब इनकी जरूरत नहीं है। ये कोई भी पुलिस है, मध्य प्रदेश की है, गुजरात पुलिस की भी जिम्मेवारी है, इनको क्यों नहीं देती है सुरक्षा? तो इसके लिए आसाराम जिम्मेवार होंगे, ये देनी ही चाहिए। और इस चैनल से अगर सुन रहे हैं तो मैं मध्य प्रदेश सरकार के लोग भी सुन रहे हैं, गुजरात के लोग भी सुन रहे हैं कि भाई एक गरीब आदमी अगर वो मान रहा है कि उसकी जिंदगी, अच्छा, उनके पूर्व सीए कुछ कहना चाहते हैं, पूर्व सीए कुछ कहना चाहते हैं, जी बोलिए। पूर्व सेवादार दीपक जी, 1 मिनट सतीश, 1 मिनट आपके पास आ रहा हूँ। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बार-बार कह रहे हैं कि पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं लखनऊ में जब मेरे ऊपर होली के दिन हमला हुआ, मैं यहाँ पर ठाकुरगंज थाने एसओ जो है, उनका नाम है शशिकांत यादव, यहाँ मैं गया एप्लीकेशन लेकर। उन्होंने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की, शशिकांत यादव एसओ ने मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की, मुझे धमकी दी, लखनऊ से निकालने की कोशिश की। मुझे पूछा कि तुम लखनऊ में घुसे कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लखनऊ में घुसने की। उन्होंने मुझे इस तरह के प्रश्न पूछे और उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि मुझे यहाँ से भगा दिया जाए किसी तरह के। इसके बाद एक्चुअली फिर वहां से मतलब गुजरात पुलिस ने मुझे सपोर्ट किया, वहां से उनको फोन किया, तब उसके बाद उन्होंने एफआईआर लॉन्च की और बहुत छोटी सी धारा, एक 335 की धारा उन्होंने आशाराम उसके परिवार के ऊपर लगाई। ये हमला होने के बाद अभी पुलिस से भी खतरा बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर बढ़ गया है। मुझे तो वो छोड़िए आशाराम का खतरा, और हम बिना बात जाते नहीं है। जब कोई खतरा है तभी हम जाके इन्फॉर्म करते हैं। वहां पर हमें कोई शौक थोड़ा ना है कि हम जाके बार बार परेशान होंगे। वहां पर जाकर हमें अपनी सुरक्षा रखनी पड़ती है। आज हमें पुलिस स्टेशन में मुझे 150 से ज्यादा धमकियां मिल चुकी हैं।
150 से ज्यादा फोन पर, क्योंकि आसाराम से पीड़ित लोगों की हेल्पलाइन भी मेरे पास है। मेरी मेल के ऊपर धमकियां हैं, मेरी फोन के ऊपर लगातार धमकियां, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं जो कि मैंने मीडिया में पहले भी शो किए थे। मेरे को लगातार धमकियां आती हैं, फिर भी कोई सुरक्षा नहीं है मुझे पुलिस की तरफ से। अखिलेश तिवारी जी, आप बड़ी देर अकेले मेरे को नहीं, ये महेंद्र जी को भी धमकी आती है, हर आदमी को धमकी आती है, बहुत से लोग बोलते नहीं है। दीपक जी, ये बापू जी क्या गोरख धंधा कर रहे हैं? मैं सुनिए दीपक भाई, प्रश्न यहाँ पर यह है, आरोप नाना प्रकार का लग रहा है। जिस प्रकार से प्रजापति जी की हत्या हुई ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो दोषी हो उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो। दीपक जी, आपका दृष्टिकोण मैं एक तरफ और घुमाना चाहूंगा कि जब आसाराम बापू की जमानत की चर्चा जब चलती है, शुरुआत का आप रूपरेखा देख लीजिए, या तो उस अधिकारी को धमकी जाता है या तो गवाहों पर हमला होता है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर एक शक और जाता है कि आसाराम बापू का कोई भी समर्थक क्या ये चाहेगा कि इस प्रकार की हमला हो और उनके बापूजी जेल में रहें? तो कहीं न कहीं ये शंका दूसरी तरफ भी जाती है। मेरा ये मानना है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इस विषय को पर्दाफाश हो कि ये कौन लोग हैं और जो इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनको तत्काल अरेस्ट किया जाए और कानून के तहत उनके ऊपर जो सजा होती है वो तय होना चाहिए। प्रमोद वर्मा जी, चूंकि जो पहला हमला हुआ था उसके, कहना चाहूंगा दीपक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं प्रमोद वर्मा जी के पास जा रहा हूं। पहले प्रमोद वर्मा जी, दो मध्य प्रदेश के, उसमें एक बेंगलुरु का, एक महाराष्ट्र का, तो आपको नहीं लगता कि ये जो हमले हो रहे हैं, पहले 2 पतियों पर हुए, जो 2 लड़कियां थे उनके पतियों पर हुए, उसके बाद अमृत प्रजापति की हत्या हो गई, आपको नहीं लगता इन तमाम चीजों की जो गवाहों पर हमले हो रहे हैं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और सबसे पहले उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, फिर सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। और ये सीधी सादी बात है कि ये क्यों धमकी दी क्यों जा रही है, किसके लिए दी जा रही है? क्योंकि वो गवाह हैं, उनके बयान से किसी को नुकसान किसको हो रहा है ये देखना जरूरी है। और जिनको नुकसान हो रहा है वही तो ऐसा काम कर सकते हैं या वो करवा सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि इस जोधपुर वाले केस में जो स्पेशल पीपी पैरवी कर रहे हैं उन तक की शिकायत की गई है, और उनको भी जो है इशारा करके ऐसा वातावरण धमकी का, डराने का बनाया जाता है कि वो खुद बेचारे सहम जाते हैं, परंतु वो थोड़ा मजबूत आदमी है। बाकी ये सब फियर कॉम्प्लेक्स इसीलिए फैलाया जा रहा है कि किसी तरह इनके खिलाफ शहादत नहीं आए, क्योंकि कोर्ट में शहादत आएगी तो उसका विवेचन होगा और उससे अनुरूप उसका जजमेंट आएगा। तो ये शहादत ही नहीं आए उनके खिलाफ, इसके लिए सारी बातचीत इस तरह की हो रही है और ये वातावरण, इस तरह का भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये मेरी समझ में आ रहा है। प्रमोद वर्मा जी, कोर्ट ने तो ये कहा था कि एक तय समय सीमा के भीतर इसका फैसला आ जाए, तो अब कितना समय बाकी है कि इस केस का फैसला आ जाए? देखिए, कोर्ट में पॉक्सो में भी जो नियम ये है कि चार्ज कॉग्निजेंस के बाद में 30 दिन के अंदर अंदर पीड़िता के बयान होने चाहिए और 1 साल के अंदर अंदर इस मुकदमे का फैसला होना चाहिए। परंतु आज 30 दिन तो क्या, 11/4 से लेकर के आज पूरे 2 महीने हो रहे हैं, पीड़िता के निरंतर डेली बयान हो रहे हैं। और जिस ढंग से हो रही है उस ढंग को देखते हुए सीधी सी बात यह है कि डिले करने की टैक्टिस एडप्ट की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरह गवाह को तोड़ा जाए, किसी तरह गवाह को कोई बात ऐसी उसके दिमाग में डर बैठ जाए तो वो इनके खिलाफ नहीं बोले। इस तरह का वातावरण पैदा करने की भी कोशिश की जाती है, परंतु गवाह को ये बात समझ में आई हुई है कि जब मुझे सत्य बात कहनी है तो चाहे कुछ भी अंजाम हो वो कहेगी। बाकी जहां तक सवाल है इसके जल्दी डिस्पोजल का, न्याय के लिए फैसला जल्दी होने का, वो कानून में भी ऐसा उल्लेख है और उसी की पालना के तहत डे टू डे हियरिंग हाईकोर्ट के ऑर्डर से इसमें हो रही है।
डे टू डे हेयरिंग हो रही है। जी, आप कुछ जोड़ना जी, प्रमोद वर्मा जी की बात को मैं आगे करना चाहती हूँ कि इसी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे उन्होंने बताया कि डीलिंग टैक्टिक्स होते हैं और किस तरीके से विटनेसेस को डराया धमकाया जाता है और जो प्रोसिक्यूटर्स है उनके ऊपर इतना दबाव डाला जाता है। इसीलिए कानून ने इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान रखते हुए दर्शकों के लिए भी ये जानकारी देना चाहती हूँ मैं कि जो विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है वो बनाया गया है, जिससे इस तरह के जो विटनेसेस हैं उसके अंदर कोर्ट कोशिश कर रही है कि जिसको हम कहते हैं विसल ब्लोअर्स, जो किसी बात का भांडा फोड़ते हैं या जो इतना हिम्मत रखते हैं कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए भी किसी कलंक को सबके सामने उजागर करते हैं कि किस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर विशेषकर अदालतों के अंदर वल्नरेबल विटनेसेस कोर्ट्स बनाई गई हैं, जहां पे उन केसेस की सुनवाई होती है जहां पर विटनेसेस जो है, जिस केस के अंदर जो भी गवाह होते हैं, जैसे पर्टिकुलरली इस केस के अंदर आसाराम बापू के जो इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया है, जहां पर विटनेसेस की जान को डर होता है, कहीं होता है कि केस को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए, प्रोसिक्यूटर्स को ही बिल्कुल तबाह कर दिया जाए या विटनेसेस को खत्म कर दिया जाए। तो उन सब लोगों की प्रोटेक्शन के लिए वल्नरेबल विटनेसेस कोर्ट्स बनाई गई हैं, जहां पर बहुत सावधानी से और उनकी जानमाल को ध्यान में रखते हुए ऐसे गवाहों को पेश करा जाता है जहां पर वो बिना डर के, बिना किसी भय के अपने बयान को दे सकें और मुकदमे को आगे बढ़ा सकें। तो ये अफसोस की बात है कि इस पर्टिकुलर केस में, आसाराम बापू के केस के अंदर इस तरह की एहतियात क्यों नहीं बरते गए हैं। और एक प्राइम विटनेस जो थे अमृत प्रजापति, इस केस के अंदर भले उनको किसी ने किसने मारा या किसने नहीं मारा ये तो वाकई में आगे ट्रायल की बात है। उनके डाइंग डिक्लेरेशन को ध्यान में रखते हुए भी कितना वो सिद्ध कर पाएंगे उस डाइंग डिक्लेरेशन के बाद में कि वाकई में आसाराम बापू के समर्थकों ने किया इस काम को। परंतु एक नतीजा आज ये हुआ है कि जो इस केस के अंदर एक बहुत बड़े प्राइम विटनेस थे, भले प्रजापति को किसी ने भी मारा हो, परंतु आज एक प्राइम विटनेस जो थे, आज उनकी मृत्यु हो गई है। और ये एक बहुत अफसोसजनक बात है जो न्यायिक प्रणाली को एक उंगली उठती है कि क्या आगे भी इस केस का ये अंत ऐसा ही होगा कि एक के बाद में एक जो विटनेसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। और प्रोसिक्यूटर्स के बारे में जितना दबाव डाला जा रहा है वो प्रमोद वर्मा जी ऑलरेडी बता ही चुके हैं। बिल्कुल, गवाहों पर जितना दबाव डाला जा रहा है वो प्रमोद वर्मा जी बता चुके हैं। और जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, प्रमोद जी ने बड़े तफसील से बताया कि किस तरह से खाप पंचायत बुलाने की बात करी जा रही है और उसके अंदर फैसला करने की बात करी जा रही है, दबाव डलवाया जा रहा है हरियाणा में जो रिश्तेदार रह रहे हैं उनसे। ये क्या किसी साधु संत को शोभा देता है? नहीं, पंचायत में मुझे कहीं से कोई समस्या नहीं, लेकिन जब मामला न्यायालय में है तो पंचायत का वहां कोई चीज लागू हो ही नहीं सकता है दीवान का। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, रेखा जी कह रही हैं कि वल्नरेबल कोर्ट यहाँ उपस्थित है, लेकिन आप रेखा जी जानती हैं कि उस लड़की ने, जो पीड़िता ने आरोप लगाया है, अगर वो पीड़िता है पॉस्को एक्ट में, उसका कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। जो ये अमृत प्रजापति मारे गए हैं वो केवल ये थे कि भैया मैंने उनको स्त्रियों के साथ देखा है, मैंने दवा में मिलावट करते हुए देखा है। लेकिन ये जो केस है पॉस्को वाला, उसका कोई भी आई विटनेस नहीं है। एक बात बताइए, केसेस के अंदर आई विटनेस नहीं होता है, कश्मीरी गवाह नहीं होता है। क्या रेप का कोई आई विटनेस होता है? वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप, क्या रेप का कोई आई विटनेस होता है? गवाह के कोई आई विटनेस होता है क्या? केसेस के अंदर आई विटनेस नहीं होता है, कश्मीरी गवाह नहीं होता है। क्या रेप का कोई आई विटनेस होता है? क्या रेप का कोई आई विटनेस होता है? वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए आप, क्या रेप का कोई आई विटनेस होता है? गवाह के इसमें खत्म हो जाने से उस केस पर अंतर नहीं पड़ने वाला है जो मूल केस है। इसका मतलब आप किसी को भी गोली मार दो? नहीं, इसका मतलब किसी भी गवाह को गोली मार दो? इसका मतलब किसी भी गवाह को गोली मार दो? गोली नहीं, किसी को धमकी मिलना भी ये भारत के न्याय और कानून व्यवस्था पर प्रश्न है। लेकिन इससे केस पर कोई क्वालिटेटिव अंतर पड़ेगा ये संभव नहीं है। इसमें केवल उस लड़की के बयान पर और उससे जो बहस होगी, उससे जो जीरा होगी, उसमें जो चीजें आएगी, उससे सजा तय होगी। बाकी मामलों में गवाह है, हवाला में हो सकता है, दवा में मिलावट में हो सकती है। हाँ सतीश बोलो। दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलो दीपक जी, मैं कहना ये चाहूंगा कि हरीश सेन जो छत्तीसगढ़ का निवासी है, जो मेरी हत्या करने के लिए इंदौर आया था, 3 दिन तक उसने मेरी स्टेशन पे बैठकर स्कैनिंग करी थी मेरे ऑफिस के पास में, जिसका आज मेरे पास उसका वीडियो पड़ा हुआ है। जो उसने नाम बोले हैं वही नाम अमृत प्रजापति जी ने भी वही नाम बोले हैं। और
हमारा बंदा जो एक सच्चा साथी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अब हमारी इतनी शहादत है कि हमारी को सच्चाई का ये खामियाजा सर हमें भुगतना पड़ रहा है। मेरे कहने वीडियो है, अगर आप चाहें तो सर मैं आपको वो वीडियो दिखा सकता हूँ कि भैया जैसे बोल रहे थे कि वो कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरे पास तो साक्ष्य है। मेरे कहने उस व्यक्ति का वीडियो है जो आप ये वीडियो राजकोट की पुलिस को जरूर दें। गए हुए हैं सतीश वाधवानी, आप ये वीडियो राजकोट की पुलिस को जरूर दें, उनको जांच में जरूर मदद मिलेगी। राजकोट नहीं, और जाके आप 2 वीडियो आपके फोन पर अगर आपने टेप किया हुआ है तो वो 2 नहीं तो आप कोर्ट में संरक्षण के लिए जाओ। आप हम उसमें बिल्कुल किसी के आप गलत हो सही हो कुछ भी हो, किसी को धमकी देने का किसी को मारने का अधिकार नहीं है। एक क्रिमिनल को भी धमकी देना और मारना वो भी अपराध है। पर बताया जाता है और पुलिस को नहीं देते हैं। मेरे पास वीडियो है, मेरे पास वीडियो है और जो नाम है तो पुलिस को दोनों टेलीविजन पर बोल दिया। ये क्या नाटक है? ये तो मीडिया के सामने नौटंकी कर रहे हैं। चैनल के माध्यम से उन नामों का खुलासा करता हूँ मैं। चलिए सतीश, चलिए हमारे पास वक्त इतना ही है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है कि अमृत प्रजापति का हत्यारा कौन है और क्या वो आश्रम से जुड़ा हुआ है। इस सवाल को हमें पूरा विश्वास है कि जांच एजेंसियां जरूर खोज निकालेंगी। इंडिया न्यूज पर खबरों का